भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर उसे नदी के पानी में खींच लेती है। रानीहाटी नामक एक गांव में एक मिट्टी के घर में दो भाई बहन रहते थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए दोनों भाई बहन बहुत मेहनत से कमाई करके अपने खाने और पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। एक दिन सुबह बंटी की दीदी घर के आंगन में लकड़ी काट रही थी। तब बंटी अपनी दीदी से कहता है, दीदी, मैं नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मछली पकड़ के मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है भाई, जल्दी आ जाना। हम दोनों को तैयार होके स्कूल भी तो जाना है ना? तब तक मैं ये लकड़ियाँ काट कर रखती हूँ। कल रविवार है, तू और मैं बाजार जाके ये बेच कर आएंगे। ये कहकर बंटी अपनी छड़ी लेकर नदी की ओर चल पड़ता है। फिर वो नदी किनारे बैठकर पानी में कांटे डाल देता है। और जो भी मछलियाँ मिलेंगे उनमें से एक दीदी को तलने के लिए कहूँगा और स्कूल से लौटकर चावल के साथ मछलियाँ खाऊंगा और बाकी मछलियाँ कल बाजार में बेच दूंगा। इससे थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचते ही बंटी की छड़ी में खिंचाव महसूस होने लगता है, जिससे बंटी को पता चलता है कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंसी है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मछली फंसी है कि खींचकर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। हर हालत में मछली को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। बंटी की बात खत्म होते ही नदी के पानी में हलचल होने लगता है। ऐसा दृश्य बंटी पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके हाथ से छड़ी फिसल जाती है और तभी पानी में से एक भयानक रूप वाली जल पिशाचिनी निकलती है और एक भयानक गर्जन करते हुए बंटी का पैर पकड़कर उसे नदी के पानी में खींच लेती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, दीदी मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उस समय घने जंगल के भीतर इस नदी के आसपास कोई नहीं था जो बंटी को बचा सके। बंटी चिल्लाते चिल्लाते पानी में डूब जाता है। जल पिशाचिनी उसे गहरे पानी में खींच ले जाती है। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। उधर बंटी की दीदी को चिंता होने लगी। भाई अभी तक नहीं लौटा, इतनी देर हो गई। मैंने उसे बार बार कहा था कि जो थोड़ा बहुत मछलियाँ मिल जाए वही लेके जल्दी घर लौट आना, और स्कूल जाने का समय भी निकल गया। अब मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। इसके बाद रितु नदी किनारे जाके देखती है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगी लेकिन कहीं नहीं मिला। तब रितु बहुत डर गई और जोर जोर से अपने भाई को पुकारने लगती है। भाई, भाई, भाई तो कहाँ गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर लौटना है भाई, काफी देर हो गई है। तभी रितु की नजर नदी में तैरती हुई भाई की दो चप्पलों पर पड़ी और ये देखकर रितु बहुत घबरा जाता है। रितु बिना कुछ सोचे समझे नदी के पानी में कूद पड़ी। फिर पानी के नीचे अच्छे से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी सांस फूलने लगती है। वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकल के बहुत रोने लगी। उस नदी के किनारे ही एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी टूनी चिड़िया। मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है, उसे कौन लेकर गया है? बोलो टूनी चिड़िया, मेरा भाई कहाँ है? उसे कौन ले गया? तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी अचानक पानी के अंदर से एक पिशाचिनी निकल के उसको पकड़ के खींच कर ले गई। उसने बहुत कोशिश की, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं था। तुमने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया टूनी चिड़िया? भाई के बिना इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं एक छोटी चिड़िया हूँ, उसे बचाने की कोशिश करती भी तो शायद नहीं बचा पाती, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ बैठी हूँ। अगर कोई उसे ढूंढता हुआ आए तो ये खबर दे सकूं। लेकिन टूनी चिड़िया, अब मैं कैसे अपने भाई
रह सकती हो। ये कहकर टूनी चिड़िया रीतू को एक जादुई शक्ति प्रदान करती है। फिर रीतू पानी की गहराइयों में जाते ही वहाँ उसे एक अलग ही राज्य दिखाई देती है, जहाँ चारों ओर जलजीव घूम रहे थे, लेकिन उसका भाई और जल पिशाचिनी कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे जाते ही रीतू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ते ही वो किसी को बंदी अवस्था में देखती है। फिर रीतू उसके पास जाकर पूछने लगी, आप कौन हैं? आप तो मेरे जैसे ही इंसान हैं। आपको इस तरह पानी के नीचे किसने बंदी बना के रखा है? एक दिन मैं इस जंगल के नदी किनारे बैठी थी, तभी जल पिशाचिनी मुझे खींचकर यहाँ लाया और जैसे ही उसे पता चला कि मैं प्रकृति देवी हूँ, मेरे पास जादुई शक्ति है, उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली और अपनी गुफा में ले गई। वो मेरे भाई को भी खींचकर यहाँ लाई है। क्या आप जानती हैं कि मेरा भाई कहाँ है? मुझे पता है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ है और तुम्हारे भाई को क्यों पकड़ के लाई है, ये भी पता है। अच्छा रीतू, पानी के नीचे तुम सांस कैसे ले रही हो? तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रही है? पेड़ की शाखा पर एक टूनी चिड़िया बैठी थी, वही मुझे ये जादुई शक्ति दी है। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, तुम और देर मत करो, तुम्हारे भाई को पिशाचिनी गुफा में ले गई है। तुम वहाँ छुपके से जाकर मेरी जादू की छड़ी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद रीतू जल पिशाचिनी की गुफा में प्रवेश करते ही देखती है कि उसका भाई वहाँ बंदी है। उस वक्त जल पिशाचिनी सो रही थी। तभी रीतू छुपते छुपाते जाकर प्रकृति देवी की जादुई छड़ी उठा लेती है। कौन है तू? मेरी गुफा में कैसे आई? तुच्छ मानव, तू भी मायावी शक्तिधारी है। वो जादू की छड़ी मुझे वापस दे। कह रही हो वापस दे। ये कहते ही जल पिशाचिनी रीतू को पकड़ने जाती है। तभी रीतू जल्दी से वो जादू की छड़ी प्रकृति देवी को सौंप दिया। तभी प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से खुद को छुड़ा के उस जल पिशाचिनी से कहती है, जल पिशाचिनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। प्रकृति देवी अपनी जादुई छड़ी से पिशाचिनी को बंदी बनाते ही वो हिल भी नहीं पाती। इसके बाद प्रकृति देवी रीतू के भाई को गुफा से निकल के वो तीनों ही नदी के किनारे लौट आते हैं। फिर प्रकृति देवी टूनी चिड़िया से कहती है, धन्यवाद टूनी चिड़िया, डूबने से पहले जो जादुई शक्ति मैंने तुम्हें दी थी, उस शक्ति का सही इस्तेमाल करके तुमने हम सभी को बचा लिया। इसके साथ साथ जो देखो, एक बांस की नाव, लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है, इसे सांप ने काटा है। अपनी बेटी को देखभाल करने की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से ये सौतेली बेटी, और वो इस सौतेली बेटी के नाम पर ही पूरा जायदाद लिख दिया है। लेकिन ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और तो और उस सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाता है। सुना है जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक तंत्र साधिका रहती है। कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही सोनाली उस तंत्र साधिका के पास जाती है। फिर उसने अपनी मन की सारी इच्छा बताती है। मुझे जो चाहिए था वो खुद ही मेरे पास चल के आया है। इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ साधिका माँ, उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ये ले अनानास का पौधा, इसे घर के पास लगा देना। 2 दिनों में इस पर फल आएगा। मैं एक जहरीला सांप भेजकर उसे जहर से भर दूंगी, फिर वो अनानास नीला पड़ जाएगा।
और वो नीला अनानास अपनी सौतेली बेटी को खिलाते ही। ठीक है तंत्र साधिका माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सोनाली अनानास का पौधा लेकर घर चली जाती है और वो तंत्र साधिका सोनाली की सौतेली बेटी को अगर पानी में बहा सकूं तो काल नाग को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा और वो लड़की नागराज को मिलते ही नागराज मुझे अदृश्य होने की आशीर्वाद देंगे। सोनाली उस अनानास के पौधे को ले आकर अपने घर के पास लगा देती है। 2 दिनों में ही उस पौधे पर फल आता है। तभी एक सांप आके उस फल में विष भर देता है जिससे वो अनानास पूरी तरह से नीला हो जाता है। भाग्यवान, तुमने जो अनानास का पौधा लगाया था, देखो उसमें कैसे नीला अनानास आया है। क्या सच में? तो फिर आज दोपहर को उस अनानास को काट के हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, आज इस अनोखे फल को काटना, खा के देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। उसी दिन दोपहर को सोनाली अनानास को काटती है। भाग्यवान, जल्दी दो, पहले मुझे इसका स्वाद चखना है। अरे आप भी ना, पहले हमारे बेटियों को खाने दो। सबसे पहले तो हमारे बड़े बेटी खाएंगे, फिर छोटे बेटी खाएंगे, फिर तुम्हें मिलेगा, समझे? ले बेटी खा ले। रचना वो नीला अनानास खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हमारी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया भाग्यवान? इसकी पूरा शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तुरंत जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। इसके कुछ देर बाद ही वैद्य उनके घर आते हैं और रचना को देखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की जो खाया है उसमें सांप की जहर था। उस जंगल के गहराइयों में एक तंत्र साधिका रहती है, शायद इसे अब वही बचा सकता है। फिर वो बिना देर किए रचना को लेकर तंत्र साधिका के पास जाते हैं। साधिके माँ, मेरी बेटी को अब बचाइए, बचाइए मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो वही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मर जाए और तुम पागल हो जाओ, फिर ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी का हो जाएगा। हे साधिका माँ, मेरी बड़ी बेटी को बचा लीजिए। इस लड़की की शरीर में काल नागिन की जहर है, इसीलिए नीला पड़ गया। तुम लोग इसे बांस की नाव से नदी में बहा दो। और देर मत करो, बेटी को बांस की नाव से नदी में बहा दो, वो जरूर लौट के आएगा। इसके बाद विमल बांस की एक नाव बनाकर रचना को बहा देता है। बहते हुए वो नाव समुद्र में पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त नीलिमा और लालिमा 2 जलपरियां वहां से गुजर रही थी। दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव, लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है, हमें बचाना चाहिए। चलो हमारे राज्य में इसे ले जाते हैं। वो रचना को नील सागर की गहराइयों में अपनी मत्स्य राज्य में ले जाकर जादुई शक्ति से रचना को जीवन दान देते हैं और जादुई शक्ति की वजह से रचना पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम हमारे मत्स्य राज्य में हो। तुम्हें कोई सांप ने काटा था और हमने तुम्हें बचाया। तुम लोग जलपरियां हो? मेरे पिताजी तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे। क्या तुम्हारे राज्य मुझे दिखाओगे? ठीक है, चलो। वो 2 जलपरियां रचना को पूरे मत्स्य राज्य का सैर करवाती है। मैंने तुम्हारे राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी-कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम
मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना पड़ना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तरंग बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से। रानीहाटी गांव में एक गरीब लकड़हारा दंपति अरुण कुमार और अनीमा रहते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसी से उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने में देर हो जाए, मेरे लिए इंतजार मत करना। दोपहर को खा लेना, मैं जा रहा हूँ। भगवान उनकी ख्याल रखना, रक्षा करना। इसके बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। इस जंगल में ज्यादातर लोग नहीं आते थे, केवल गरीब लकड़हारे या कभी-कभी पंछी शिकारी दिखाई देते थे। जंगल के इस हिस्सों से मैं सारे लकड़ियाँ काट चुका हूँ। आज और गहराइयों में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जंगल के और अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल कितना घना है। चारों ओर सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। तभी उसकी नजर एक पुराने तालाब पर पड़ती है और वो तालाब के चारों ओर पेड़ों से घिरे हुए थे। अरे जंगल के बीच ऐसा तालाब, गांव में किसी से इसके बारे में तो नहीं सुना। गांव वाले को पता कैसे चलेगा? इस जंगल के इतनी गहराइयों में कोई आता जाता भी नहीं। तालाब के पास इन पेड़ों से ही लकड़ी काटता हूँ। आज लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लकड़हारा डरते हुए लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? लकड़ी कैसे काटूंगा? हे भगवान, हे जंगल के देवी, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी बाहर आती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में मेरे तालाब के पास आने की? अरे बाप रे, कितनी भयंकर चेहरा है। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी कुल्हाड़ी गलती से तालाब में गिर गई। कुल्हाड़ी वापस चाहिए? हाँ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। नई कुल्हाड़ी खरीदने की पैसा मेरे पास नहीं है। तभी पिशाचिनी जादू करके एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर आती है। फिर कहती है, देख तो, ये तेरी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। इसके बाद पिशाचिनी उस तालाब में फिर से डुबकी लगाती है और तुरंत ही और एक खूबसूरत कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पानी से बाहर आके लकड़हारा से पूछा, ये देख, ये जरूर तेरी कुल्हाड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जाता हूँ। तुम्हें कुल्हाड़ी खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? घर वापस जाएगा? तुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए? पिशाचिनी की डरावनी हंसी सुनकर लकड़हारा बहुत घबरा जाता है। वो अपने जान बचाने के लिए भागने लगता है। जंगल के रास्ते से दौड़ते हुए वो घर लौटकर सीधा रसोई में पत्नी के पास पहुंचता है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कोई मुसीबत आए थे क्या? बताओ मुझे। पता है भाग्यवान, आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। आज लकड़ी नहीं मिले, इसीलिए जंगल के और गहराइयों में गया था। वहाँ लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। फिर अचानक लकड़हारा अपनी पत्नी अनीमा को पूरी घटना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद अनीमा हैरान होकर कहती है,
सुनो, तुम उस तालाब के पास भूल कर भी मत जाना। न जाने तुम किस पिशाच के माया जाल में फंस गए थे। माँ दुर्गा ने ही तुम्हारी रक्षा की है। फिर अगले दिन सुबह, ए जी, आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? लकड़ी कैसे काटूंगा? नए कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। हमारे घर में जो कटारी है वही लेके तुम जाओ। पता है इससे ज्यादा लकड़ी नहीं कटी जा सकती, पर जितनी हो सके उसी से ही चल जाएगा। लकड़हारा अपनी पत्नी से कटारी लेकर जंगल की ओर चलता है। जब उसे जंगल के सामने से लकड़ी नहीं मिलती तो वो डरते हुए फिर से जंगल के गहराइयों में जाता है और आज भी वो उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। नहीं, आज मैं इस तालाब के पास लकड़ी नहीं काटूंगा। मुझे कहीं और जाना चाहिए। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाया, तालाब में फिर हलचल होने लगती है। वो भयानक पिशाचिनी फिर से बाहर आती है। अरे, काल तू अपनी कुल्हाड़ी लिए बिना ही भाग गया। पिशाचिनी जादू से लकड़हारा की असली कुल्हाड़ी ले आती है। फिर कहती है, ये ले तेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा डरते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और पिशाचिनी उसे उसकी असली कुल्हाड़ी दे देती है। कुल्हाड़ी लेते ही लकड़हारा भाग के जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। मेरी कुल्हाड़ी मुझे फिर से मिल गई। लकड़हारा खुश होकर बहुत सी लकड़ी काटता है। फिर लकड़ी लेकर लौटते वक्त अचानक उसे ख्याल आता है, वो पिशाचिनी देखने में जितनी भयंकर है, अंदर से उतनी ही दयालु लगती है। मेरी कुल्हाड़ी लौटा दी। मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा, उससे डरकर भाग आया। मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। फिर लकड़हारा पेड़ से कुछ अमरूद और केले तोड़ता है पिशाचिनी को वेट में देने के लिए। फिर वो लकड़ी के गठरी सर पे उठाए पिशाचिनी की तालाब के पास जाता है। तभी पिशाचिनी तालाब के पानी से फिर से बाहर आती है। फिर से क्यों लौट आया? तुझे क्या चाहिए? धन्यवाद पिशाचिनी, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। मेरे लिए उपहार? तू तो बहुत नेक इंसान है और तुझ में जरा सा भी लालच नहीं है। तुम्हारी शकल जितनी डरावनी है, तुम उतनी ही दयालु हो। तुम्हारी असली परिचय क्या है पिशाचिनी? मेरी असली रूप देखेगा? तुझे मेरी असली चेहरा दिखाने में कोई ऐतराज नहीं। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे नुकसान न पहुंचा के तोहफा दिया। तुझे भी मेरा एक उपहार लेना होगा। स्वर्ण जलपरी उसके मायावी मोती हाथ में लेके जादू करते ही लकड़हारा की वो लकड़ी के गट्टर में से 2 लकड़ियां सोने में बदल जाती है। लेकिन लकड़हारा को कुछ पता ही नहीं चलता। वो